ऑर्गेनल्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उनका एक अपना इंडिविजुअल काम होता है, उनका अपना एक काम फिक्स होता है। ज़्यादातर ऑर्गेनिज़्म का अपना-अपना अलग-अलग काम होता है, पर कुछ ऑर्गेनिज़्म ऐसे होते हैं जिनका काम एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, उनका फंक्शन एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। ऐसे ऑर्गेनल्स को एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम के अंतर्गत रखा जाता है। देखिए क्या लिखा गया है व्हाइल ईच ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स, जितने भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स होते हैं इज डिस्टिंक्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन को लेकर वो होते हैं अलग अलग, अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन को लेकर हर एक ऑर्गेनल्स अलग अलग होता है। मैनी ऑफ दीज आर कंसिडर्ड टुगेदर एज एन एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। इनमें से जो है कि मैनी ऑफ दिस इनमें से मैनी ऑफ दीज आर कंसीडर किया जाता है, एक साथ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। बिकॉज देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड, क्योंकि इनका फंक्शन जो होता है एक दूसरे से लगा होता है। कह रहा है कि ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज होते हैं उनका अपना काम अलग अलग तो है, पर कुछ हम ऑर्गेनिज्म ऐसे देखेंगे, सेल के अंदर पाए जाने वाले कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे देखेंगे जिनका काम एक दूसरे से लगा हुआ है, और उन ऑर्गेनिज्म को हम लोग एक अलग सिस्टम देते हैं जिसे कहते हैं एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। उसी सिस्टम के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे इन सभी ऑर्गेनिज्म का। द एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम इंक्लूड, इस एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम में इंक्लूड किया जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, दूसरा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स को, तीसरा लाइसोसोम और वैक्यूल। ये जो 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं, इन्हें हम इन ऑर्गेनल्स को एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम के अंतर्गत स्टडी करेंगे। मतलब कि क्यों एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम, क्योंकि इनका काम एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित रखता है। ठीक है, लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल। सिंस द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, क्लोरोप्लास्ट, पैराक्सीसोम आर नॉट कंसीडर्ड विद द एबव कंपोनेंट। इनका जो है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए, क्लोरोप्लास्ट, पैराक्सीसोम और पैराक्सीसोम का, तो इनका जो फंक्शन है, इनका फंक्शन जो है कि कोऑर्डिनेटेड उससे नहीं होता है। यानी कि जैसे वो सिस्टम काम कर रहा है एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम की, सबका एक दूसरे से रिलेटेड है, पर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पैराक्सीसोम की बात करें तो इनका जो है कि इनके साथ ऐसी बात नहीं है कि इनका सिस्टम एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड हो, इसलिए हम लोग इसे अलग स्टडी करेंगे, इसे एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम में स्टडी नहीं करेंगे। दीज आर नॉट कंसिडर्ड ए पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम, ये एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम के पार्ट नहीं होते हैं। हम लोग बात करते हैं एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम का जो पहला पार्ट होता है, या फिर पहला जो एग्जांपल पढ़ रहे हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिए, एक माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी करता है, स्टडी ऑफ द यूकैरियोटिक से रिवील करता है प्रेजेंस ऑफ एक छोटे छोटे ट्यूब्यूल का नेटवर्क होता है। छोटे छोटे ट्यूब्यूल का क्या होता है? नेटवर्क होता है, जो कि साइटोप्लाज्म में फैला होता है। छोटे छोटे ट्यूब्यूल का नेटवर्क होता है जो कि साइटोप्लाज्म में फैला होता है, उसी को कहते हैं, उसी के नेटवर्क को, छोटे छोटे ट्यूब्यूल का नेटवर्क होता है जो साइटोप्लाज्म में फैला रहता है, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए क्या लिखा है, नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। छोटे छोटे टाइनी ट्यूब्यूल की तरह स्ट्रक्चर का जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क या फिर उसी को दूसरा नाम रेटिकुलम कहते हैं, उसका नेटवर्क जो होता है साइटोप्लाज्म में फैला होता है, उसे कहते हैं कॉल्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। हेंस इस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड द इंटरसेलुलर स्पेस। इस तरह जो है कि एक ट्यूब्यूल की, जैसे कि ये सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही दिया है, टाइनी ट्यूब्यूल होता है, ऐसे ट्यूब की तरह संरचना होती है, ऐसे ट्यूब की तरह संरचनाएं होती हैं, ये पूरी ऐसे ऐसे ट्यूब की तरह संरचनाएं होती हैं। तो ये कह रहा है कि अगर ये सेल है, तो ये सेल के अंदर का जो स्पेस रहा, ल्यूमेन को उसे 2 भाग में बांट दिया। एक तो ये ल्यूमेन है यानी खाली जगह, एक ये है, और एक ये खाली जगह होती है, 2 ल्यूमेन में बांट देता है। इस तरह कह रहा है कि हेंस इस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड द इंटरसेलुलर स्पेस, जो अंदर का स्पेस रहा है, 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, 2 अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है। एक कंपार्टमेंट होता है ल्यूमिनल, इनसाइड ल्यूमेन, ये जो ल्यूमेन होगा इनसाइड ल्यूमेन, ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर उसके अंदर का एक कंपार्टमेंट है, जिसे हम ल्यूमिनल कंपार्टमेंट कहते हैं, ल्यूमिनल। और दूसरा कंपार्टमेंट हुआ एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, यानी कि साइटोप्लाज्म वाला, ये जो यहाँ पे खाली जगह बनती है, उसे कह रहे हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, या फिर एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट, साइटोप्लाज्म वाला कंपार्टमेंट। मैं दिखाना चाहूँगा पिक्चर आप लोगों को।
नीचे है क्या? यहाँ पे होना चाहिए। ये पिक्चर खुले तब ना खुल जाएगी, टाइम लगेगा थोड़ा। ये देखिए। हम्म ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये पूरी तरह से विजुअल नहीं है, प्लांट वाले में दिखेगी। ये देख रहे हैं, टाइनी ट्यूब्यूल, छोटे छोटे ट्यूब्यूल के जो होते हैं एक नेटवर्क होते हैं, छोटे छोटे जो है कि टाइनी ट्यूब्यूल के नेटवर्क होते हैं जो स्कैटर्ड होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं स्कैटर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में इसी को हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो इस ये जो ट्यूब्यूल है, अगर इनलार्ज करके देखें, ये ट्यूब्यूल ट्यूब्यूल के अंदर भी कुछ खाली जो जगह होती है, ट्यूब्यूल के ट्यूब्यूल के अंदर भी ट्यूब्यूल के अंदर भी खाली जगह होती है, उसे उस इस तरह जो है कि ये जो ट्यूब्यूल है ये दो कंपार्टमेंट या फिर दो लीमन में डिवाइड कर देता है। एक होता है ट्यूब्यूल के अंदर वाली जगह इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाली, और दूसरी होती है साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट, यानी कि ये जो कंपार्टमेंट है इस कंपार्टमेंट को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वही कह रहा है कि टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है। एक कंपार्टमेंट है ल्यूमिनल वाला इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला, और एक कंपार्टमेंट होता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल या फिर साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट वाला। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफन शो द राइबोसोम अटैच टू आउटर सरफेस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो आउटर सरफेस होता है उस पर राइबोसोम लगे होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफन शोज द राइबोसोम अटैच देयर आउटर सरफेस। उसके आउटर सरफेस पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस पे जो कि राइबोसोम लगे होते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम ऑन देयर सरफेस। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस पे राइबोसोम लगे होते हैं या फिर राइबोसोम वियर करता है, उसे कहते हैं कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम की अनुपस्थिति, दे अपीयर स्मूथ। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम नहीं है तो वो दिखते हैं स्मूथ। अगर अगर जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर राइबोसोम है तो वो तो दिखते हैं रफ रफ दिखने लगते हैं, खुरदुरे दिखने लगते हैं, जिसके कारण उसे हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर अगर इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम नहीं है तो वो अपीयर स्मूथ स्मूथ दिखने लगता है, इसलिए उसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हो गया। देखिए क्या क्या हमने बात की। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, जैसे कि टाइनी ट्यूब्यूल का एक नेटवर्क होता है जो कि साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है, फैला रहता है, उसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, पहली बात। और ये जो ट्यूब्यूल होता है, ट्यूब्यूल इस तरह जो है कि ट्यूबुलर संरचना होने के कारण जो है कि कंपार्टमेंट को दो भागों में बांट देता है। एक इनसाइड ल्यूमन वाला होता है और दूसरा आउटसाइड वाला होता है, जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट कहते हैं। ठीक है, तो बात हो गई। इसके बाद ये हुआ कि देखा जाता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर जो है कि राइबोसोम चिपके होते हैं जिस कारण खुरदुरी दिखने लगती है, उसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर अगर राइबोसोम नहीं दिख रहे हैं तो उसके कारण स्मूथ अपीयर स्मूथ स्मूथ दिखने लगती है, उसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व इन द सेल एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें उस सेल में ज़्यादा दिखने लगते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। एक सेल है जो कि ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस कर रही है और सिक्रीशन कर रही है, तो उसमें जो है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा दिखेंगे। क्यों? क्योंकि उसका काम ज़्यादा है, उसमें प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन का काम हो रहा है, तो इस तरह जो है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है। दे आर एक्सटेंसिव एंड द कंटिन्यूस फ्रॉम द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। अगर हम लोग देखेंगे तो इसकी जो संरचना होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ये जो है कि न्यूक्लियस के पास से ही ऐसे न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वहाँ से लग के बाहर की तरफ ऐसे नेटवर्क जाल बनाते हैं। They are extensive and continuous with the outer membrane of the nucleus. The smooth endoplasmic reticulum
इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। लिपिड जो स्मूथ एंडो, जो दूसरी वाली हम लोग बात करें, एक होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाती है, वो मुख्य रूप से बनाती है लिपिड को। वो क्या बनाती है, मुख्य साइड से, मुख्य रूप से बनाती है लिपिड को। इन एनिमल सेल में, अगर हम एनिमल सेल पर्टिकुलर बात करें, तो लिपिड लाइक स्टेरॉयड हार्मोन, लिपिड लाइक स्टेरॉयड हार्मोन को बनाती है। आर सिंथेसिस इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनती है। ठीक है। फिर दूसरा जो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में जो है दूसरा है, वो है गोल्जी एपरेटस या फिर गोल्जी बॉडी कहते हैं। गोल्जी एपरेटस देखेंगे क्या है। गोल्जी एपरेटस की डिस्कवरी 1898 1898 फर्स्ट ऑब्जर्व, पहली बार देखा गया डेंसली स्टेन, डेंसली डेंस, ये डेंसली यानी काफ़ी कम्पैक्ट, कम्पैक्ट है, यानी कि काफ़ी क्लोज क्लोज चीज़ें लगी गई हैं इसमें, यानी काफ़ी मजबूत है, ये कई जगह घिरा हुआ है। डेंसली स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर, डेंसली स्टेन कलर लेने वाला, मतलब कि जब कैमलोगाल्जी ने 1898 में देखा तो ऑब्जर्व किया कि कोई ऐसी चीज़ है जो डेंस है, काफ़ी डेंस है, और उसके बाद कलर ले रही है। डेंसली स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर है, एक रेटिकुलर स्ट्रक्चर है नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास, नियर द न्यूक्लियस एक डेंसली स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस के पास। उसे गाल्जी बॉडी नाम दिया, लेटर नेम द गाल्जी बॉडी, उसे बाद में उसे क्या नाम देते हैं, उसे गाल्जी बॉडी नाम देते हैं। दे कंटेन मैनी फ्लैट, इसके पास क्या है, ये कैसे बनी है, दे कंटेन मैनी फ्लैट डिस्क शेप सैक, डिस्क शेप यानी कि डिस्क की तरह, फ्लैट डिस्क की तरह कुछ संरचनाएं हैं, और सिस्टर्नी, जिसका दूसरा नाम या फिर उसी को सिस्टर्नी कहते हैं। इसमें क्या है, सिस्टर्नीज हैं, यानी कि कुछ फ्लैट है, ढेर सारी, मतलब कि मैनी फ्लैट डिस्क शेप की कुछ संरचनाएं हैं जिसे सिस्टर्नी कहते हैं। सिस्टर्नी जिसका डायमीटर होता है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर, जिनका डायमीटर कितना है, 0.5 to 1 माइक्रोमीटर की डायमीटर की सिस्टर्नी है, या फिर डिस्क है, फ्लैट डिस्क है, या फिर सिस्टर्नी है, जिसका डायमीटर 0.5 से 1 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ क्या लिखा है, लिखा है कैमलोगाल्जी ने 1898 में पहली बार देखा डेंसली स्टेन, डेंसली स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर, डेंसली स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर देखा न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस के पास कुछ डेंसली स्ट्रक्चर देखा और इसे गोल्जी बॉडी नाम दिया। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जो है कि फ्लैट फ्लैट डिस्क की तरह, डिस्क की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसे सिस्टर्नी कहते हैं, जिसका डायमीटर है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है। These are these are these are stacked parallel to each other, ये एक दूसरे से पैरेलली लगे होते हैं। ये देखिए एक दूसरे से ये क्या है, पैरेलली अलग हैं। ये कैसे हैं, ये डिस्क की तरह हैं, ये कैसे हैं, ये डिस्क की तरह हैं, एक दूसरे से पैरेलली क्या है, अलग हैं। और इन्हीं को क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। इन्हीं को कहते हैं, ये जो डिस्क शेप की संरचना इन्हीं को सिस्टर्नी कहते हैं, पैरेलल लगे हैं। ये वेरिएबल नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन ए गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इन ए गोल्जी, जैसे कि अलग अलग जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स देखेंगे एक सेल में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में हो, अलग अलग गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जो है कि सिस्टर्नी का नंबर अलग अलग हो सकता है। अलग अलग गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जो है कि सिस्टर्नी का नंबर अलग अलग हो सकता है। द गोल्जी सिस्टर्नी आर कंसेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जो सिस्टर्नियाँ हैं, ये जो सिस्टर्नियाँ हैं ये न्यूक्लियस के पास कंसेंट्रिकली अरेंज होती हैं, यानी कि ये कहाँ रहेंगी, ये ज़्यादातर समय न्यूक्लियस के पास ही बिताएंगी, यानी कि न्यूक्लियस के पास रहेंगी, न्यूक्लियस के पास रहेंगी, कंसेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस के पास रहेंगी, विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्सिस और फार्मिंग फेस। ठीक है। ये देखिए, इसमें देखिए ना, इसमें दो चीज़ें दिखा रहा है। एक देखेंगे तो कॉनकेव फेस आपको दिखेगा, कॉनकेव एक धंसा हुआ फेस दिखेगा सिस्टर्नी में, एक ऐसे धंसा हुआ फेस दिखेगा, और एक जैसे कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव दो फेस दिखेंगे। रुकिए मैं अभी दिखाता हूँ, मैं बना देता हूँ। ये देखिए सिस्टर्नी में हमें दिखेगा एक हमें दिखेगा दो फेस दिखेंगे। एक देखिए हम लोगों को कॉन्वेक्स दिखेगा, ऐसे हल्का सा फेस, हल्का सा उभरा हुआ ऐसे कॉन्वेक्स फेस, और एक हल्का से ऐसे देखेंगे तो धंसा हुआ फेस।
मतलब कि इधर की तरह धँसा है, ये देख रहे हैं धँसा हुआ फेस हमें दिख जाएगा। ये जो सिस्टर्नी होती हैं ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं, बाहर से हमें भले ही अलग अलग दिखाई दें पर अंदर से ये सभी क्या होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं। यहाँ से ये जो कॉन्वेक्स वाला फेस है, कॉन्वेक्स वाला फेस है, कॉन्वेक्स, इसे हम ये जो कॉन्वेक्स इसे हम कहते हैं सिस, सी ए एस, सिस फेस कहते हैं, सिस फेस या फिर कॉन्वेक्स इसी को कहते हैं फॉर्मिंग फेस, फॉर्मिंग फेस कहते हैं इसी को, फॉर्मिंग फेस कहते हैं। यानी कि एक्सिस करके आप लोग याद रखिएगा, एक्सिस, एक्सिस नहीं होता, एक्सिस बैंक है नहीं है, तो यहाँ पे सिस है तो उसके पहले एक्स रहेगा तो एक्सिस, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स शेप ही सिस है और वही फॉर्मिंग फेस है, फॉर्मिंग फेस है। यानी कि यहाँ से कोई चीज़ इंटर करेगी, ये सभी अंदर से इंटर कनेक्टेड हैं तो इससे पास होते हुए फिर इससे पास होते हुए लास्ट में बाहर मैच्योर होकर बाहर निकल जाएगी। यही गॉल्जी कॉम्प्लेक्स में काम होगा। ठीक है, देखिए विथ डिस्टिंक्ट अलग अलग जो होती है कॉन्वेक्स फेस होती है जिसे सिस, कॉन्वेक्स को ही सिस कहते हैं और उसी को कहते हैं फार्मिंग फेस, कॉन्वेक्स को ही सिस कहते हैं और उसी को कहते हैं फार्मिंग फेस। जो दूसरा फेस होता है एंड दूसरा फेस है कॉनकेव फेस, कॉनकेव फेस को ही ट्रांसफेस कहते हैं, ट्रांसफेस कहते हैं और उसी को कहते हैं मैच्योरिंग फेस। इधर से चीज़ें जब मैच्योर होकर निकल रही हैं जिधर से, उसी को क्या कहेंगे, मैच्योरिंग फेज। और मैच्योरिंग फेज का ही नाम है ट्रांस फेज, और उसी वो कैसा है, कॉनकेव है, कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव है। ठीक है, द ट्रांस फेज, जो ट्रांस फेज होता है ऑफ द ऑर्गेनल्स आर इंटायरली डिफरेंट, इंटायरली डिफरेंट। द द ट्रांस फेज ऑफ द ऑर्गेनल्स आर इंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। अगर देखा जाए तो ये सिस यहाँ पे है और ट्रांस यहाँ पे है। अगर हम लोग दूर देख रहे हैं तो काफ़ी ये दूर दूर है, पर अंदर से देखेंगे जब सिस्टर्नी के अंदर जाके हम लोग देखेंगे सिस्टर्नी, तो ये सभी चीज़ें एक दूसरे से क्या हैं, इंटरकनेक्टेड रहती हैं, इंटरकनेक्टेड रहती हैं। The Golgi apparatus principally perform the function of पैकेजिंग मटेरियल। जो गॉल्जी कॉम्प्लेक्स का मतलब कि वो तो हम लोग अभी तक स्ट्रक्चर पे बात कर रहे थे, कैसे कैसे बनी है, इंटरकनेक्टेड है कि नहीं, कितने फेस हैं, एक सिस है एक ट्रांस है, सिस वाला फॉर्मिंग है, सिस वाला ही कॉन्वेक्स है। अब हम लोग देखेंगे फंक्शन काम क्या करता है। गॉल्जी अपरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म द, प्रिंसिपल जो फंक्शन है, प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। अगर सेल में अगर सेल में कोई किसी भी चीज़ को पैक करने की बात आएगी तो वो पैकेजिंग का काम करेगी गॉल्जी कॉम्प्लेक्स। गॉल्जी अपरेटस का प्रिंसिपल जो काम है, फंक्शन जो है, वो चीज़ों को पैक करने का पैकेजिंग मटेरियल का काम करता है। टू बी बिलीव्ड इंटर इन द इंट्रासेलुलर टारगेट, टू बी बिलीव्ड आइदर आइदर टू इंट्रासेलुलर टारगेट, ये पैक करके, सॉरी टू बी डिलीवर्ड, मैं भी सोचूं यार पढ़ क्या रहा हूँ मैं, टू बी डिलीवर आइदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट, हो सकता है उसे इंट्रासेलुलर टारगेट यानी कि सेल के अंदर ही कहीं भेजा जाए इंट्रासेलुलर टारगेट यानी कि सेल के अंदर कहीं जरूरी हो, उस जो जिसे गॉल्जी अपरेटस जिसको उस चीज़ को पैक किया उसे सेल के अंदर ही कहीं ज़रूरत हो, और सिक्रीटेड आउटसाइड द सेल, या फिर उसे सेल के बाहर कहीं सिक्रीट किया जाना हो, या सेल के बाहर कहीं सिक्रीट किया जाना हो, secreted outside the cell, material to be packed in form of vesicles, वेसाइकल, मटेरियल किस फॉर्म में, वेसाइकल की फॉर्म में पैक होते हैं। material to be packed in the form of vesicle from the endoplasmic reticulum fuse with the cis phase of the Golgi apparatus and move towards the maturing phase। देखिए यहाँ पे ये जो बातें यहाँ पे जो लिखा है, इसमें लिख रहा है कि जो मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन गए हैं या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहाँ पे राइबोसोम है, कोई चीज़ वहाँ पे बन गई है, तो मटेरियल, देखिए मटेरियल टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो चीज़ें बनी हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर स्मूथ जो चीज़ें बनी हैं, उसे पैक करके भेजा जाता है, मटेरियल टू बी पैक करके भेजा जाता है वेसाइकल के फॉर्म में, जो कि फ्यूज करती है विद द सिस फेस ऑफ द गॉल्जी अपरेटस। यानी कि पैकेजिंग जो हो रही है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रही है, यहाँ से पैकेजिंग हो रही है, यहाँ से कुछ चीज़ बनी, उसे वेसाइकल के फॉर्म में बन गई आगे, अब पैक करके उसे जो गॉल्जी अपरेटस का जो सिस फेस है, गॉल्जी अपरेटस का जो सिस फेस है, गॉल्जी अपरेटस का जो सिस फेस है, वहाँ पे अब एंट्री ले रही है, वहाँ पे क्या कर रही है, एंट्री लेगी, है मैचरिंग फेस, सिस फेस ऑफ द गॉल्जी अपरेटस एंड मूव टूवर्ड्स द मैचरिंग फेस। और यहाँ से होते हुए ये जो सिस है,
इसी से यहाँ से ट्रांस या फिर ट्रांस ट्रांस इसी को मैच्योरिंग कहते हैं। इसी को यहाँ से होते हुए ऐसे ऐसे ट्रांसिस सेंट्रली है, ट्रांस से मैच्योरिंग फेज होते हुए बाहर की तरफ मूव टूवर्ड द मैच्योरिंग फेज की तरफ जाती है। दिस एक्सप्लेन वाई गोल्जी apparatus रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे पता चलता है कि जो हमारी गोल्जी कॉम्प्लेक्स है या फिर गोल्जी बॉडी जो है ये क्यों जो है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्लोज एसोसिएशन यानी कि इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो काम होना है वो मेटेरियल जो बन गया है वेसिकल्स के फॉर्म में पैक है वहाँ पे फिर गोल्जी ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स में आएगा और यहाँ पे इसमें मॉडिफिकेशन मैच्योरेशन होगा, इसलिए ये रहती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्लोज एसोसिएशन में। ठीक है, दिस एक्सप्लेन वाई द गोल्जी apparatus remain in the close association with endoplasmic reticulum। ए नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज बाय राइबोसोम जो कि राइबोसोम द्वारा नंबर ऑफ प्रोटीन बनते हैं ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम है वो बनाते हैं ढेर सारी प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं आर मॉडिफाई इन द सिस्टर्नी ऑफ द गोल्जी apparatus और उसका मॉडिफिकेशन उसमें परिवर्तन करने का काम जो है कि गोल्जी apparatus करती है। एक बार फिर देखिए, ए नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज बाय राइबोसोम के द्वारा जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पे होते हैं राइबोसोम यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ वो राइबोसोम जो प्रोटीन बना रहे हैं वो जो है कि मॉडिफिकेशन कौन कर रहा है, वहाँ से निकलने वो आ रहे हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स की सिस्टर्नियों के पास। उस सिस्टर्नी द्वारा जो है कि उस प्रोटीन में मॉडिफिकेशन हो रहा है, थोड़ा मोड़ा बदलाव हो रहा है जो सेल के लिए हेल्पफुल है। रेटिकुलर आर मॉडिफाई इन द सिस्टर्नी ऑफ द गोल्जी apparatus की सिस्टर्नी द्वारा मॉडिफिकेशन हो रहा है बिकॉज दे आर रिलीज्ड फ्रॉम द ट्रांसफेज बिकॉज नहीं सॉरी बिफोर दे आर रिलीज्ड फ्रॉम द ट्रांसफेज से रिलीज होने से पहले यानी कि उसमें मेच्योरेशन होगा। ये ट्रांसफेज है, ये फॉर्मिंग फेज है, फॉर्मिंग फेज है और इसको कहते हैं कॉन्वेक्स। ये क्या है? कॉनकेव। ठीक है, बिफोर दे आर रिलीज्ड फ्रॉम इट्स ट्रांसफेज गोल्जी apparatus इज द इम्पॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। गोल्जी apparatus जो है वो इम्पॉर्टेंट साइट है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के फॉर्मेशन का जो है कि इम्पॉर्टेंट साइट है, यानी कि यहाँ पे ही बनेगा। फिर अगला आ रहा है, देखिए यहाँ से जो वेसाइकल्स बने हैं, यहाँ से जो आए हैं वेसाइकल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर ऐसे होते हुए यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ वेसाइकल्स ऐसे बड़े वाले वेसाइकल्स बन जाएंगे। वही मतलब कि वहाँ से जो प्रोटीन बनी है, सिंथेसिस हुई है ये देखिए कैसे चीज़ें जुड़ी हैं। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, उस पे था राइबोसोम से बनी प्रोटीन आई सिस्टर्नी हुआ मॉडिफिकेशन होते हुए ट्रांसफेज से बाहर निकली। ठीक है, फिर ये जो बाहर निकलती है कभी कभी यही जो वेसाइकल्स होते हैं यही आगे चल के लाइसोसोम बना लेते हैं, मॉडिफिकेशन होने से लाइसोसोम बन जाता है। देखिए लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंडेड वस्कुलर स्ट्रक्चर है। लाइसोसोम क्या है? एक मेम्ब्रेन बाउंडेड वस्कुलर स्ट्रक्चर होता है फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस पैकेजिंग इन गोल्जी apparatus। ये बनता कहाँ है? फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी apparatus। गोल्जी apparatus में जो प्रोसेस पैकेजिंग होती है उसके थ्रू तो बनता है। द आइसोलेटेड लाइसोसोम, अगर हम एक आइसोलेटेड लाइसोसोम की बात करें, द आइसोलेटेड लाइसोसोम वेसाइकल्स हैव बीन फाउंड इन वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। एक हम आइसोलेटेड लाइसोसोम की बात करें तो उसमें सभी प्रकार की हाइड्रोलिटिक एंजाइम होती है। देखिए फिर से ये एक मेम्ब्रेन बाउंडेड वस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि जिसका फॉर्मेशन होता है फाउंड बाय द प्रोसेस पैकेजिंग इन द गोल्जी apparatus। गोल्जी apparatus की प्रोसेस पैकेजिंग के थ्रू बनता है। द आइसोलेटेड लाइसोसोम की बात करें, आइसोलेटेड लाइसोसोम वेसाइकल्स की बात करें तो हैव बीन फाउंड इन द वेरी रिच ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। सभी तरह के हाइड्रोलिटिक एंजाइम को उसमें पाए जाएंगे, यानी कि किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम पाई जाती हैं। लाइपोज को डाइजेस्ट करने वाली और प्रोटीएजेस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम उसी लाइसोसोम में पाई जाएगी। इसकी ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच पे इसकी एक्टिविटी सही रहती है, यानी कि एसिडिक पीएच पे क्या रहेगी? एक्टिविटी ज़्यादा रहेगी। दीज एंजाइम आर कैपेबल ऑफ द डाइजेस्टिंग
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ये जो है इसके एंजाइम इतने सक्षम है, कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग, कार्बोहाइड्रेट को पचा देंगे, प्रोटीन को पचा देंगे, लिपिड को पचा देंगे और न्यूक्लिक एसिड को पचा देते हैं या फिर डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे बात हो गई वैक्यूल पे। वैक्यूल क्या होती है? वैक्यूल वैक्यूल देखिए, यहाँ से जो है कि यहाँ से जो है कि एक लाइसोसोम बना है, गाल्जी अपरेटस की मॉडिफिकेशन से एक लाइसोसोम हो सकता है, कभी कभी एक वैक्यूल भी बन जाता है, उसी मॉडिफिकेशन से वैक्यूल भी बन जाता है। इसीलिए तो ये एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के अंतर्गत आ रहे हैं, एक दूसरे से देखेंगे तो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इसीलिए हम इसे एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के अंतर्गत पढ़ते हैं। वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस। वैक्यूल जो होता है एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस होता है। क्या है एक वैक्यूल? एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है फाउंड इन साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इट कंटेन ये कंटेन करता है वाटर, पानी, सेप और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यानी कि जो सेल को बाहर निकलना हो, और अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल, और वो भी मटेरियल होते हैं जो सेल के लिए उपयोगी नहीं रह गए हैं, उन सभी चीज़ों को जो है कि वैक्यूल अपने अंदर रखती है। ठीक है, एक बार फिर देखिए, वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस। वैक्यूल वो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस है फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। यह कंटेन करता है वाटर, कंटेन करता है सेप, कंटेन करता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, कंटेन करता है और एंड अदर मटेरियल्स, और उन सभी मटेरियल को भी कंटेन करता है जो कि नॉट यूजफुल फॉर द सेल, जो सेल के लिए यूजफुल नहीं है। द वैक्यूल इज बाउंडेड बाई ए सिंगल मेम्ब्रेन। वैक्यूल जो है कि एक सिंगल मेम्ब्रेन द्वारा बाउंडेड होता है, जिसे कहते हैं टोनोप्लास्ट। वैक्यूल किसे बाउंडेड होता है? सिंगल मेम्ब्रेन द्वारा, जिसे कहते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, ये याद रखिए, क्वेश्चन है भैया। इन द प्लांट सेल की अगर बात करें तो वैक्यूल जो होता है अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। सेल का जो है कि 90% से ज़्यादा वॉल्यूम जो है कि वैक्यूल घेरे पड़ा रहता है, यानी कि सेल का जो वॉल्यूम है, अगर प्लांट सेल में देखेंगे तो सेल का जितना वॉल्यूम होता है उसका 90% भाग तो वैक्यूल ही घेर ले जाता है। वैक्यूल की मेम्ब्रेन का नाम टोनोप्लास्ट। इन प्लांट्स टोनोप्लास्ट, ये जो टोनोप्लास्ट वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, फैसिलिटेट करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयन, ढेर सारे आयन को, एंड अदर मटेरियल और अन्य मटेरियल को अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब कि लोअर कंसंट्रेशन से चीज़ उधर मूव करेगी जिधर पहले से कंसंट्रेशन हाई है, ज़्यादा है, इनटू द वैक्यूल। हाँ देखिए क्या बात कह रहा है। इन प्लांट सेल में ये जो टोनोप्लास्ट की मेम्ब्रेन है, मैं ये वैक्यूल बनाया हूँ भाई, ये जो मेम्ब्रेन है इसे कहते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन क्या करती है, कई लार्ज नंबर ऑफ आयन को जो है कि इस टोनोप्लास्ट जो है लार्ज नंबर आयन को फैसिलिटेट करती है कि इसे वैक्यूल में भेजा जा सके। भेजने के लिए फैसिलिटेट कौन करती है? यही टोनोप्लास्ट की मेम्ब्रेन करती है। और ऐसे भेजते भेजते जो है कि इस वैक्यूल में इन सभी चीज़ों की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है। फिर हाई हो जाती है मतलब कि एक समय ऐसा आता है जब इस मेम्ब्रेन के अंदर टोनोप्लास्ट में, वैक्यूल में उस चीज़ की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाएगी, यानी कंसंट्रेशन हाई, और साइटोप्लाज्म में कंसंट्रेशन हो जाता है कम। और उसके बाद भी जब इसमें भेजा जाता है तो वो चीज़ें होंगी कि एक तरफ कम कंसंट्रेशन उधर की तरफ चीज़ों को भेजा जाता है जिधर पहले से ज़्यादा, यानी कि भेजना आसान नहीं रह गया अब। भेजना अब आसान नहीं रह गया, यानी कि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया, और इसके लिए लगने लगती है एनर्जी, है, इसके लिए लगने लगती है एनर्जी, और उसे एक्टिवली ट्रांसपोर्ट के जरिए भेजा जाता है। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कह रहा है। इन प्लांट में टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयन, कई तरह के आयन को, एंड अदर मटेरियल, अन्य मटेरियल को, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि उधर से जिधर कम है उधर से जिधर पहले ज़्यादा है उधर भेजा जाता है इनटू वैक्यूल में। हेंस इस तरह देयर कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हाई इन द वॉल्यूम वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म। इस तरह उस चीज़ की जो कंसंट्रेशन है वैक्यूल में ज़्यादा होती है या फिर ज़्यादा रहती है देन साइटोप्लाज्म में। अमीबा की बात करें, इन अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं। एक ऐसा वैक्यूल जिसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। वैक्यूल की तरह ही, मतलब कि वैक्यूल ही हैं, थोड़ा अलग किस्म के हैं, थोड़ा अलग मॉडिफिकेशन फंक्शन थोड़ा सा अलग हो गया, उन्हें कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इनका इंपॉर्टेंट काम होता है आस्मो रेगुलेशन से रिलेटेड, ये आस्मो रेगुलेशन करते हैं और एक्सक्रीशन का काम करते हैं। आस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन जो बॉडी में वेस्ट है उसे बाहर निकालने के लिए एक्सक्रीशन का काम करते हैं इन मैनी सेल।
ढेर सारे सेल में, एज इन प्रोटिस्ट में जो फूड वैक्यूल होते हैं, फॉर्म्ड बाय द फूड वैक्यूल फॉर्म्ड होते हैं, बनते हैं बाय द इनगल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल। फूड पार्टिकल को इनगल्फ करने से एक फूड वैक्यूल भी बन जाता है। मैनी सेल्स इन प्रोटिस्ट प्रोटिस्टा सेल की मैनी सेल्स में जैसे कि फूड वैक्यूल भी पाए जाते हैं, जो कि फूड पार्टिकल को इनगल्फ करने से बनते हैं। और अमीबा की बात किया तो अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं, जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे। सीडोपोडिया कहने लगते हैं। सीडोपोडिया से ये है कि फूड पार्टिकल को ऐसे घेर लेती है। सीडोपोडिया क्या करेगी, फूड पार्टिकल को घेर लेती है, और एक समय ऐसा आता है जब ये फूड पार्टिकल पूरी तरह इस अमीबा के अंदर चला जाता है, और अमीबा और एक वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, उसे कहते हैं फूड वैक्यूल। ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू ये पार्टिकल अंदर जा रहा है, उसे ही कह रहे हैं इनगल्फिंग। इनगल्फिंग क्या कह रहे हैं, इनगल्फिंग। ये क्या वन सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। डज नॉट हैव कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके पास किसी तरह का कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। ये फैगोसाइटोसिस फॉर इनगल्फिंग द इंजेक्शन फूड में, यानी कि फूड को अंदर लेने के लिए इनगल्फिंग के प्रोसेस का इस्तेमाल करती है। इनगल्फिंग वही ये जो है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सीडोपोडिया जिसे कहते हैं, सीडोपोडिया, ये ऐसे घेर लेना, और एक समय ऐसा आता है कि वो पार्टिकल अंदर चला जाता है, और इसमें एनर्जी लगती है सराउंडेड फूड पार्टिकल बाई एक्सटेंशन ऑफ द साइटोप्लाज्म कॉल्ड सीडोपोडिया, यानी कि जो सराउंड करता है फूड को, ऐसे जो घेरता है, वो क्या है, वो सीडोपोडिया है, जो कि साइटोप्लाज्म का ही एक्सटेंशन है। साइटोप्लाज्म ही एक्सटेंड करके सीडोपोडिया के थ्रू उस फूड पार्टिकल को घेर रहा है। वन साइड द फूड स्टोर इन वैक्यूल, और उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि वो जो फूड होता है एक वैक्यूल के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, उसे कहते हैं फूड वैक्यूल। थैंक यू। सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहें। थैंक यू, थैंक यू। जब तक माइटोकॉन्ड्रिया को किसी स्पेसिफिक कलर से स्टैन नहीं कर लिया जाता, तब तक जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया विजिबल नहीं होती, ईजिली विजिबल नहीं होती है। अंडर माइक्रोस्कोप में ईजिली विजिबल नहीं होती है। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल वेरिएबल, एक सेल में जो है कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरी कर सकती है, किसी सेल में एक, किसी सेल में दो, यानी कि कह रहा है कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल वेरिएबल हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के आधार पे जो है कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बदलती रहती है। अगर सेल के पास फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, जैसे हार्ट की सेल हो गई, ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तो उसमें जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होगा। इन टर्म्स ऑफ शेप और साइज़ के आधार पे जो है कि कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएशन देखने को मिल भी जाएगा। कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएशन देखने को शेप साइज के आधार पे भी मिल जाएगा। पर एक टिपिकल एक सामान्य बात करें माइटोकॉन्ड्रिया को लेकर, तो वो जो कि टिपिकल माइटोकॉन्ड्रिया सॉसेज शेप की होती है, यानी कि सिलेंड्रिकल आकार की होती है। सिलेंड्रिकल आकार की माइटोकॉन्ड्रिया होती है। उसका डायमीटर 2 से 1 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है, 2 से 1 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है, और एवरेज की बात करें तो 0.5 माइक्रोमीटर का होता है। एंड लेंथ की बात करें तो 1 to 4.1 माइक्रोमीटर होता है, लेंथ 1 to 4.1 माइक्रोमीटर है। और डायमीटर की बात करें तो एवरेज 0.5, अगर वैसे बात करें तो 0.2 से 1 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है। ईच माइटोकॉन्ड्रिया, हर एक माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस होती है, यानी कि 2 मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, हर एक माइटोकॉन्ड्रिया जो है कि एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, विद जो बाहर की तरफ आउटर मेम्ब्रेन होती है, एंड द इनर मेम्ब्रेन जो है कि अंदर की तरफ वाली मेम्ब्रेन होती है, एंड द इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग द, ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है, ये इसकी बात कर रहा है, ये जो इनर वाली मेम्ब्रेन होती है ये डिवाइड कर देती है, डिवाइडिंग द ल्यूमेन यानी कि जो खाली जगह था उस जगह को, ल्यूमेन को डिवाइड करती है दो एक्वस कंपार्टमेंट में। दो एक्वस कंपार्टमेंट में क्या करेगी, डिवाइड कर दी। जैसे कि ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया सिलेंडर की तरह था, जो अंदर की जो है कि अंदर की जो मेम्ब्रेन है, इस कंपार्टमेंट को दो चैम्बर में, दो एक्वस कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देती है। द आउटर कंपार्टमेंट, बाहर वाला ये कंपार्टमेंट रहा, और इनर कंपार्टमेंट अंदर वाला कंपार्टमेंट रहा। आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट।
द इनर कंपार्टमेंट, जो अंदर वाला कंपार्टमेंट है, इज फिल्ड विथ ए डेंस होमोजीनस सबस्टेंस, जिसे कहते हैं मैट्रिक्स। जिसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए, ये जो अंदर वाला जो डेंस कंपार्टमेंट, ये देखिए अंदर वाला जो डेंस कंपार्टमेंट रहेगा उसे कहेंगे मैट्रिक्स। इनर मेम्ब्रेन की जो अंदर डेंस कंपार्टमेंट है उसे कहते हैं, उसमें क्या रहता है? उसमें रहता है डेंस होमोजीनस सबस्टेंस रहता है। फील्ड कंपार्ट, अंदर वाला कंपार्टमेंट भरा होता है डेंस होमोजीनस सबस्टेंस, जिसे कहते हैं मैट्रिक्स कहते हैं। द आउटर मेम्ब्रेन, बाहर वाली मेम्ब्रेन जो होती है, फॉर्म द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनल्स। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, वो फॉर्म करती है कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री। बाहर वाली मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस यानी कि लगातार, उसमें किसी तरह की फोल्डिंग नहीं है। बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री को फॉर्म कर रही है। द इनर मेम्ब्रेन, अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है, फॉर्म द नंबर ऑफ इनफोल्डिंग, ढेर सारी अंदर वाली मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग देखने को मिल जाएगी। अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है उसमें इनफोल्डिंग, तरह तरह की नंबर ऑफ इनफोल्डिंग देखने को मिल जाएगी, जिसे क्या कहेंगे? क्रिस्टी। एक साथ अगर सभी कह रहे हैं क्रिस्टी कहेंगे, अगर एक सिंगल की बात करें तो क्रिस्टा, CRSTA, क्रिस्टा कहेंगे। टूवर्ड्स द मैट्रिक्स इनफोल्डिंग जो है ये देख रहे हैं, इनफोल्डिंग ये मैट्रिक्स तरह है, ये इनफोल्डिंग मैट्रिक्स की तरफ है, यानी कि सेंटर की तरफ, मैट्रिक्स की तरफ ये इनफोल्डिंग है। टूवर्ड्स द मैट्रिक्स, द क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये क्रिस्टी जो बनी है, ये सरफेस एरिया को क्या करेंगे? बढ़ा देती हैं। सरफेस एरिया को क्या करती हैं? बढ़ा देती हैं। सरफेस एरिया बढ़ने का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो है कि 5 सेंटीमीटर कोई चीज़, रस्सी आ रही है, यहाँ से यहाँ तक रस्सी आ रही है। देखिए अगर हम यहीं पे अगर ऐसे इनफोल्डिंग कर दें तो इतने ही जगह में हम लोग देख लेंगे कि 5 की जगह 10 आ जाएंगी, 10 सेंटीमीटर कोई रस्सी आ रही है। इस तरह जो इनफोल्डिंग है सरफेस एरिया को बढ़ा दे रही है। द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम। इन दोनों मेम्ब्रेन के पास, चाहे इनर की बात करें चाहे आउटर की, स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं एसोसिएट विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन, जो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन से जुड़े होते हैं। एसोसिएट विद माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एयरबिक रिस्पायरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया जो है कि एयरबिक रिस्पायरेशन का साइट होता है। एयरबिक रिस्पायरेशन का साइट होता है, और इससे सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी के फॉर्म में। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के फॉर्म में जो है कि सेलुलर एनर्जी बनती है। हैंस दे आर कॉल्ड। इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया क्या हुई? पावर हाउस ऑफ सेल हुई। द मैट्रिक्स आल्सो पजेस सिंगल। जो मैट्रिक्स है अंदर वाला, ये जो अंदर वाला मैट्रिक्स है, ये जो आल्सो पजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मालिक्यूल, सिंगल सर्कुलर डीएनए मालिक्यूल अंदर वाला। ये फ्यू आरएनए मालिक्यूल है, कुछ आरएनए मालिक्यूल है, फ्यू आरएनए मालिक्यूल भी है। राइबोसोम है 70S टाइप का, 70S टाइप का राइबोसोम है, 70S टाइप का राइबोसोम है। एंड द कंपार्टमेंट रिक्वायर फॉर द एंड कंपोनेंट रिक्वायर फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और वो कंपोनेंट भी हैं जो कि इसके लिए, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन बना सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में डिवीज़न होता है फिजन के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या है? देखिए, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है। सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल मिल जाएगा। पहली चीज़ सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल मिल जाएगी। दूसरी फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल। डीएनए हुआ, आरएनए हुआ, ठीक है। राइबोसोम 70S टाइप का, राइबोसोम 70S टाइप का है। ये जो कंपोनेंट, ये जो रिक्वायर है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया के जो है कि मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में डिवीज़न होता है फिजन के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया में किसके द्वारा डिवीज़न होता है? फिजन के द्वारा डिवीज़न होता है।